सारथी। गुजरात में बारिश से हाहाकार, 90 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, 40,000 से अधिक यात्री नहीं कर पाए सफर। रेलवे आपको रिफंड लौटाएगी बस सेवाओं की बात। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर, माछिल में 2, तंगधार में 1 घुसपैठिया मारा गया। राजौरी में भी आतंकियों की तलाश जारी। जेएंड के चुनाव दूसरे फेज के लिए नॉमिनेशन आज से। आपको बता दें 26 सीटों पर 25 सितंबर को वोटिंग। पीडीपी ने 4 कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट जारी की। दिल्ली हाईकोर्ट से ब्रजभूषण को नहीं मिली राहत। यौन शोषण केस में एफआईआर, चार्जशीट और निचली कोर्ट का आदेश रद्द करने की अपील की मांग की थी। पूजा खेड़कर को 5 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत। दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था आयोग के पास मेरे खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार नहीं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट कर लूटे 25 लाख। पुलिस बनकर वीडियो कॉल की डिटेल ली। प्री अप्रूव्ड लोन लेकर पूरा बैलेंस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। गुजरात में भारी बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भयंकर बारिश और बाढ़ से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 28 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात को जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक 11 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लगभग 18,000 लोगों को निकाला जा चुका है। मौसम विभाग ने आज 11 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात के 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में से 8,400 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया है और हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अहमदाबाद, बड़ोदरा, जूनागढ़ समेत कई जिलों में बुधवार को भी भारी बारिश हुई। अधिकारी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां डीसी विक्रम यादव ने गुरुवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए आदर्श आचार संहिता सहित जिला प्रशासन की चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 181 नए बूथों सहित 1650 बूथ हैं। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में बूथ बनाए गए हैं। फरीदाबाद में आबाद 54 स्लम और 57 सोसाइटी में निवास करने वाले मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा बूथ फरीदाबाद जिले में है। पिछली बारी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे उससे करीब 38,000 एक्स्ट्रा है। तो साथ ही मैं आप सभी के माध्यम से लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि 2 सितंबर तक आपके पास टाइम है। अगर किसी की वोट किसी भी कारणवश नहीं बनी या वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो कृपया करके चेक करके अपनी वोट बनाने का एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन डालें या फिर बीएलओ के पास में डालें। मतलब कितने नए वोट अब की बार बने हैं? तो अब की बार जैसे मैंने बताया कि पिछली बारी 17,40,000 के करीब वोट थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में और अब की बार 17,78,000 के करीब वोट हो गए। जो लोग वोट देने जाते हैं वो आमतौर पर लंबी लाइनों से परेशान रहते हैं, तो उसके लिए क्या? तो इसके लिए जैसा कि पिछली बारी देखने में आया कि कुछ जगह ऐसी थी कि एक लोकेशन पे कई बूथ थे, उसमें एक बूथ पे थोड़ी लंबी लाइन थी, बाकियों पे थोड़ी छोटी थी। तो अब की बार हमने रैशनलाइजेशन में काम करा है कि जहाँ पे लंबी लाइन हमें देखने को मिली या जो फीडबैक चाहे RWS के थ्रू आया या बाकी आपके भी थ्रू आया, मीडिया पर्सनल्स के थ्रू भी आया, सभी जगह से आया, तो वो देख के हमने रैशनलाइज कर रहे हैं। जहाँ पे ज्यादा भीड़ थी तो वहां से कुछ वोट हटा के दूसरे बूथ में लगाए या नए बूथ बनाए हैं। तो अब की बार जैसे मैंने बताया कि हमने 181 नए बूथ बनाए हैं। तो इसमें 57 बूथ हमारे ऐसे हैं जो हाई राइज में या जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है वहां पे हमने बनाए हैं। क्योंकि देखने में ये आता था कि जो हाई राइज सोसाइटी के लोग हैं या फिर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कम वोट डाल रहे थे। तो ये इलेक्शन कमीशन की भी डायरेक्शंस हैं और हमने फरीदाबाद की 100% मतलब सारी की सारी सोसाइटीज कवर करी हैं। सभी RWS से फीडबैक लेके या तो उनके सोसाइटी के नीचे बूथ बनाया है या फिर 2-3 सोसाइटीज को क्लब करके हमने वहां पे बूथ बनाया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चुनाव को लेकर अंबाला प्रशासन पूरी तरह तैयार है और कार्य भी चल रहे हैं। उपायुक्त अंबाला के अनुसार और सभी चुनावी पार्टियों को निर्देश जारी किए गए हैं। पोस्टर्स लगाने के लिए जगह निर्धारित की गई है। वहीं जो लोग पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते उनके लिए भी कार्य किया जा रहा है। शराब ठेकेदारों का स्टॉक लगातार चेक किया जा रहा है
और अब तक 17,400 लीटर शराब पकड़ी गई है। चुनावी बिगुल बच चुका है। एक तरफ सभी पार्टियों ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो अम्बाला प्रशासन भी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। मामला आया था, उसकी हमने फील्ड से जो हमारे संबंधित आरओ हैं उनसे जो है रिपोर्ट ली गई। हमारे जो टीम है मौके पे भी गई, लोगों से आसपास ही पूछताछ करी गई और उसमें ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस बात नहीं आई थी। बाकी जो रिपोर्ट है हमने बना के ऊपर इलेक्शन कमीशन शेयर करी है और आगे फर्दर हम वेट करें उनकी तरफ से क्या दिशा निर्देश आते हैं। जो वीडियो वायरल हुआ था उसको आप कंक्लूसिवली हमने गांव में जाके, जैसे मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे लोगों ने पूछताछ भी करी आसपास से। उस जगह पे उन महिलाओं को जो कुछ की उसमें शक्ल मोस्टली क्लियर नहीं थी, उनको ट्रैक डाउन करने की कोशिश करी। इस तरह से बात जो है कंक्लूसिवली बात सामने नहीं आ सकी। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी जैसे 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पड़ते हैं, तो उसी हिसाब से 12 SST टीमें, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम और 12 हवाई दस्ते फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स ऑपरेशनलाइज हो गई हैं और CI के मैंडेट के हिसाब से हमारी जो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी पोलिंग डे से पहले की, वो हमने अपने PHQ को भेज दी है, जिसमें से CRPF में 3 कंपनी ऑलरेडी जिले में आ गई है। खबरों करेंगे अगली खबर का। विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की साजिश के तहत सीमा पार से आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले के माकछिल में 2 और तंगधार में एक और आतंकी को मार गिराया। हालांकि तीनों आतंकियों के शव अभी बरामद नहीं हुए, इसलिए दोनों स्थानों पर अभियान जारी है। इसके अलावा राजौरी के खेड़ी मोहरा लाठी और दंथल इलाके में बुधवार देर रात शुरू हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सोशल वर्क ख्वास का तो एरिया ये रात से कुछ 12 साढ़े 12 के बाद कुछ मतलब के मूवमेंट्स वगैरह हो रही थी एरिया में। लट्ठी में पड़ता है ये, ढलेरी लट्ठी के बीच में, तो कुछ रात को फायरिंग वगैरह हो रही थी। अभी इसका कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है। हमने तो फायरिंग ही सुनी है अभी, साथ में रोशनी वगैरह लाइटें वगैरह चढ़ रही थी। अभी उसका पता नहीं कि कितने मिल रहे हैं, क्या है, कौन सी इसको पुलिस है। तो हमारी ये लोकल पुलिस जो ख्वास वाली है, ये चौकी अफसर हमारे ख्वास वाले ये शुक्र साहब, तो इनकी पूरी टीम है। इन्हीं ने कार्डन शार्डन लगा के रखा हुआ था क्योंकि ये बड़े एक्टिव हैं। तो बाकी आगे का पता नहीं कि कितनी कोई मिलिटेंट मरा है या नहीं मरा सर, इसकी अपडेट अभी तक हमारे पास। ये इलाका कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है? ये डिस्ट्रिक्ट रजौरी का है, तहसील ख्वास में पड़ता है। ये पड़ता है लट्ठी दाड़ियाँ और इसके लट्ठी दाड़ियों के बीच में पड़ता है सर ये। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन और PDP से बीजेपी का सीधा मुकाबला है। जम्मू में भी बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व विधायक राजीव शर्मा को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने स्थानीयों के बजाय बाहरी को टिकट दिया है, जो सही नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना को कार्यकर्ताओं का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। दरअसल पहले आई लिस्ट में श्री माता वैष्णो देवी सीट से रोहित दुबे को टिकट दिया गया था। बाद में रोहित दुबे का नाम हटाकर बलदेव राज शर्मा को टिकट दे दिया गया। टिकट में बदलाव से रोहित दुबे के समर्थक इतने खफा हुए कि उन्होंने रविंदर रैना को भाषण तक पूरा नहीं करने दिया। रविंदर रैना कटरा पहुंचे थे, जहां रोहित दुबे के समर्थक सड़कों पर उतर आए और पार्टी कार्यालय के बाहर सड़क जाम कर दी। आप देख सकते हैं कि एक जन आक्रोश की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोहित दुबे थे, उनके साथ एक घिनौना मजाक किया गया। एक तरफ पार्टी उन्हें मैंडेट देती है और हम सब खुश होके इलेक्शंस की तैयारी करते हैं और दूसरे ही पल रातों रात एक गलत ऑर्डर आता है। पता नहीं किसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी कि एक ऐसे नौजवान की टिकट काटी जिसने संगठन को रियासी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जम्मू कश्मीर में नंबर 1 लाया। और संगठन की दृष्टिकोण से ये ऐसा चेहरा थे जो बीजेपी को यहाँ से प्रचंड बहुमत से जिता सकते थे। पहली लिस्ट में नाम आया था, फिर क्यों कट गया? देखिए, कहीं ना कहीं सभी जो मेरे प्रेमी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब में कहीं ना कहीं निराशा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी आए थे, उन्होंने सब कार्यकर्ताओं की बात सुनी और पूरी उम्मीद है कि संगठन अच्छा फैसला करेगा। आज हम जहां पे भी पहुंचे हैं वो भी संगठन का ही हम धन्यवाद करते हैं जो हमें जिला अध्यक्ष बनाया और हमारा पैनल में नाम भेजा। आगे
कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, इन्होंने प्रदर्शन किया है। जम्मू में भी बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। छंब विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता पूर्व विधायक राजीव शर्मा को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने स्थानीय के बजाय बाहरी को टिकट दिया है, जो सही नहीं है। जो इलेक्शन आ रही है उसकी जो टीक पे हमारे छंब कांसी झांसी के रहने वाले हम लोग हैं, वो राजीव शर्मा को दे दिया, खनूर वाले को। हम बाहर का नेता नहीं चाहते। हमारे उधर खोड़ ब्लॉक में और छंब कांसी झांसी में बहुत नेता है, उनमें से किसी को सीट दे दो। 5 का नंबर भेजा हुआ लिस्ट में, उनमें से क्यों नहीं दे रहे? युवा नेता है, वो सब युवा नेता है। अगर मोदी जी चाहते हैं युवा नेता चाहिए हमको, और साफ सुथरा नेता चाहिए हमको। जैसा कि आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, जो पहले एमएलए की लिस्ट निकली थी उसको कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने के बाद हमें ऑब्जेक्शन दिया गया कि आपकी लिस्ट दोबारा निकलेगी और इसको चेंज किया जाएगा। उनको चेंज नहीं किया गया। मेरी जुगल की जोर से निवेदन है और ऊपर बैठे हुए तमाम बड़े नेता से भी ये निवेदन है कि राजीव शर्मा को चेंज किया जाए, हमारे सम का सीधा नेता ही चुना जाए। एक तरफ कुछ सीटों पर टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मेंढर से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व विधायक मुर्तजा खान ने समर्थकों के साथ प्रचार किया। ये यकीन है कि न सिर्फ मेंढर बल्कि सुरनकोट, थना मंडी और बाकी इलाके जो पीर पंचाल के खिते हैं, उन सब में हमारे लोग हमें शर्मसार नहीं करेंगे, बल्कि जो हमने वादा किया हुआ है उसको पूरा करेंगे और वो वादा पूरा करके वो खुद भी सुरखरू होंगे और मुझे भी सुरखरू करेंगे। जसरोटा से बीजेपी उम्मीदवार राजीव जसरोटी ने समर्थकों के साथ बड़ी रैली की। आज ये चुनाव राष्ट्रभक्त और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच में चुनाव है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस स्पष्ट करे, क्या इस रियासत में, क्या इस देश में वो एक तिरंगे के अलावा दूसरा झंडा लाना चाहती है? क्या कांग्रेस इस रियासत में अलग संविधान लाना चाहती है? क्या कांग्रेस इस रियासत में अलग प्राइम मिनिस्टर लाना चाहती है? कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन और पीडीपी से बीजेपी का सीधा मुकाबला है। 2014 में जम्मू कश्मीर में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थीं। तब जम्मू पूर्ण राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को, दूसरे की 25 सितंबर को और तीसरे की 1 अक्टूबर को होगी। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच गाजियाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर गाजियाबाद से ब्रिज बिहार में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। गाजियाबाद के ब्रिज बिहार का ये पूरा मामला है। लोगों ने कबाड़ियों की दुकान में तोड़फोड़ की है। बाहर खड़े कबाड़ के रिक्शा वाहनों में की गई आगजनी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। सुबह हुई थी वारदात, कबाड़ी पर था रेप का आरोप। रेप आरोपी को पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। इस वक्त की ये अहम खबर, सूर्यनगर चौकी के पास लोगों ने लगाया जाम। एडिशनल कमिश्नर के भी समझाने पर नहीं माने हैं लोग। तो भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। इस वक्त की अहम खबर गाजियाबाद से आपको दिखा रहे हैं। ब्रिज बिहार में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। कबाड़ी पर रेप का आरोप लगा है। आपको बता दें, लोगों ने कबाड़ियों की दुकान में इस दौरान तोड़फोड़ की है और आगजनी की घटना भी सामने आई है। बाहर खड़े कबाड़ के रिक्शा वाहनों में भी आगजनी की गई है। सुबह हुई थी वारदात और कबाड़ी पर रेप का आरोप है। जयवीर मावी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, रेप की ये घटना सामने आई है, कबाड़ी पर रेप का आरोप है, उसके बाद अब उग्र भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू की है। क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें कि गाजियाबाद का जो लिंक रोड थाना है, वहाँ पर ब्रिज बिहार एक कॉलोनी है, जहाँ पर एक युवती द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि उसके साथ
रेप किया गया है, जिसके बाद जो पुलिस थी, हालांकि जो पुलिस का दावा है कि जो आरोपी है उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, लेकिन इस घटना के बाद, क्योंकि कल की घटना थी और आज इस पीड़ित युवती की जो माँ थी, जो मम्मी थी, वो एक बैनर लेकर सड़क पर बैठी और धीरे धीरे लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई। पुलिस ने काफी समझाने का उन लोगों को प्रयास किया, उसके बाद उग्र भीड़ हुई और जो कबाड़ी की दुकान थी वहां पर जो ई रिक्शा थे, कबाड़ी की जो दुकान थी, उस दुकान में आग लगा दी, रिक्शाओं को पलटा गया, जिसके बावजूद भी पुलिस ने लोगों को काफी समझाया बुझाया और अपील की कि जो आरोपी है उसको अपनी हिरासत में ले रहा है, पूछताछ की जा रही है और इसके बाद जो उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो भीड़ थी वो काफी उग्र थी और पुलिस की बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने फिर मजबूरीवश कहा जा सकता है कि जो भीड़ थी उस पर लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया है। अभी हालांकि स्थिति सामान्य है, लेकिन इस तरह से जो हालात गाजियाबाद के लग रहे हैं, इस तरह से जो इस मामले को तूल दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है और अभी तक जो उपद्रवी थे उनमें से भी कुछ लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। लेकिन अभी हालांकि पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है, ना ही उस आरोपी को पकड़ने के लिए की तरफ से कोई इस तरह का बयान दिया गया था। लेकिन जो सूत्र है, जिस तरह से जो चर्चाएं है वो यही है कि जो आरोपी है उसको पुलिस ने हिरासत में कल ही ले लिया था और उससे पूछताछ की जा रही थी। हालांकि अब देखना होगा कि ये जो राजनीतिक रंग है कहाँ जाएगा और जो जिस तरह से बवाल हुआ है, पुलिस हालांकि पूरी तरह से इस पूरी प्रक्रिया को राहत यानी कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की बात कह रही है, वहीं जो लोग हैं उनसे भी अपील कर रही है कि किसी तरह का अराजकता जो तत्व है उनके बहकावे में न आए और सड़कों पर न आए। वहीं शांति बहाली के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है। पुलिस की जो टीम है जिले की, कहा जा सकता है कि आज जो कई थानों की पुलिस फोर्स घटना पर मौजूद थी, एसीपी के अलावा अन्य अधिकारी। निश्चित रूप से जयवीर, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया जयवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद में नाबालिग से रेप का ये मामला सामने आया है, जिसके बाद भीड़ उग्र हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली खबर है, जहां जाम में गाड़ी फंसने को लेकर विवाद हुआ है। परिवहन निगम बस ड्राइवर पर दबंग ने रिवॉल्वर तानी है। फतेहपुर जा रही थी बस, देवा में लगी जाम में फंसी थी। रॉन्ग साइड से गाड़ी न निकाल पाने से नाराज था दबंग। ड्राइवर को गालियां देते समय बस पर चढ़ गया दबंग। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं दबंग की दबंगई। ड्राइवर पर रिवॉल्वर तानने का वीडियो भी सामने आया। तो रॉन्ग साइड से गाड़ी न निकालने से क्षुब्ध नजर आ रहा था ये दबंग, ड्राइवर को गाली देते हुए बस पर चढ़ गया। अगली अहम खबर एटा से है, जहां मुस्लिम समुदाय के दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, लाठी डंडों से जमकर दलित की पिटाई की है। मामूली बहस में मुस्लिम समुदाय के लोग घर में घुसे, जाति सूचक गालियां देते हुए दलितों को जमकर धुना। मुस्लिम समुदाय के दबंगों के मारपीट का मामला सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। सुहेल, मुहेल, मनीराम के अलावा 7-8 अज्ञात पर आरोप लगे हैं। मारपीट होने के बाद दलित की रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई है। दलित पत्नी को लेकर पहुंचा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरबार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा से न्याय की गुहार लगाई है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं सुहेल, मुहेल, मनीराम के अलावा 7-8 अन्य लोगों ने दलित के घर में घुसकर जबरन मारपीट की है, जबरदस्त मारपीट की है। लाठी डंडों से दलित की पिटाई की है और दलित का मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। पीड़ित अपनी पत्नी को लेकर उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अगली खबर, जहां महिलाओं ने ब्लॉक गेट पर जमकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, भ्रष्टाचार को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के बावजूद कमरे से बाहर नहीं निकले वीडियो और ऑडियो। वर्षों से महिलाओं को नहीं मिला है ड्राई राशन। वर्षों से महिलाओं को ड्राई राशन का उठान का मानदेय नहीं मिला। 61 समूहों की महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। वीडियो की मंशा भांपकर महिलाओं ने लखनऊ के लिए पैदल कूच किया। 2 किलोमीटर आगे पहुंची महिलाएं, तब कैमरे से आपको बता दें, तब कमरे से बाहर निकले हैं वीडियो। पुलिस की मौजूदगी में मान मनोबल के बाद ये महिलाएं रुकी हैं। महिलाओं का वीडियो और रेडियो पर भ्रष्टाचार का महिलाओं ने आरोप लगाया है। वीडियो के आश्वासन के बाद महिलाएं मानी है। कोटेदारों से चावल लेकर वितरण कराया जाए, संबंधित एडीओ बर्खास्त हो, घर पर राशन मिले। महोली सर्किल में पिसामा ब्लॉक का ये पूरा मामला है।
इनका कुछ मुद्दे थे, 167 मूल दीदियाँ हैं, इनका एडीओ आईएसबी के साथ कुछ इश्यूज थे। इनकी स्पष्ट कुछ मांगें थी। एक तो ड्राई राशन के संदर्भ में इनका मानदेय पिछले कुछ सालों से नहीं आया हुआ है, जिस संदर्भ में जिले के डीएमएम से मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे कुल मिला 1 महीने का टाइम मांगा हुआ है कि सर 1 महीने में जो भी इनके इशूज होंगे मानदेय के संदर्भ में उसको हम सॉल्व करा देंगे। इनका दूसरा इशू था कि ड्राई राशन में किसी अन्य समूह को ना किया जाए। अगर ड्राई राशन में किसी अन्य समूह को ना किया जाए, इस संदर्भ में जो भी शासनादेश होगा, जो भी नियम होगा, उससे अनुसार काम किया जाएगा। अभी इनको आश्वस्त कर दिया गया है कि ठीक है, अभी आप जो काम कर रही हैं वही लोग काम करेंगे, किसी अन्य लोगों को हम इसमें भी नहीं डालेंगे। इसके अलावा जो इनका तीसरा पॉइंट था कि एडीओ आईएसबी साहब जो हैं वो सही से इनकी सुनते नहीं हैं या फिर अन्य कार्यों में लिप्त रहते हैं, इनकी बात नहीं मानते हैं। जो भी इनकी समस्याएं होती है उसका समयपूर्वक निस्तारण नहीं करते हैं, तो उनको हटा के किसी अन्य को चार्ज दिया जाए। तो अभी के लिए मैंने इनको ये बोल दिया है कि इनके संदर्भ में जो भी समस्याएं होंगी वो एडीओ पंचायत साहब हमारे वहाँ रहते हैं, इनकी जो भी समस्या होंगी उनको बताएं, मुझे बताएं। एडीओ आईएसबी साहब से अगर इनको इशू है तो एडीओ आईएसबी साहब से कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। रुक रही अगली खबर का कानपुर के कार्यक्रम स्थल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मर्चेंट चैंबर सभागार के लिए रवाना हुए। सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए योगी बीजेपी पदाधिकारियों से बैठक उन्होंने की। जीआईसी में योगी ने युवाओं के बीच जीत की हुंकार भरी। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश असुरक्षा ध्वस्त कानून व्यवस्था के बाहर जाने पर पहचान की, आपको बता दें, पहचान की संख्या किसी के न आने के कारण पहचाना जाता था। मोदी जी ने आवाज़ सुनी तो परिणाम ये हुआ कि परसों मैं उत्तर प्रदेश अपनी स्वावलंबी यात्रा तेजी से कर रहा। आपको बता दें, मोदी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश लगातार विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास मॉडल अब यूपी बन गया है, कानून व्यवस्था बदल चुकी है और अब यूपी इनको तय करता है। कानपुर का लाल इमली कांग्रेसियों के बेईमानी का स्मारक है। उन्होंने कहा जो हमें चिढ़ा रहा है, पर अब लाल इमली का उद्धार होगा। वहीं समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक घटना राष्ट्रपति के आने पर दंगा भड़काने की सामने आई, वहीं दूसरी घटना लखनऊ में बेटी पिता के साथ अंजाम देने की रही। विपक्षी नेता ने सद्भावना ट्रेन चलाने की मांग करी, जिस पर सद्भावना ट्रेन नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलेगी। सपाइयों की लाल टोपी काले कारनामों से भरी हुई है। कानपुर मां गंगा के नाम से विकसित रूप से उभर रहा है। शहर में सीसामऊ उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज युवाओं में हुंकार भरने के लिए आए। उस मंच पर मैं मौजूद हूं जहां पर आपको दिखा दूं कि करोड़ों रुपए की सौगात जो है कानपुर शहर को विकास योजनाओं के नाम पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दी है। और यहाँ पर जो वृहद रोजगार मेला था उसके तहत करोड़ों रुपए की योजनाओं के लैपटॉप, ऋण मोर्चा योजना, उसके साथ साथ जो अन्य टैबलेट वितरण के जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुके हैं। वहीं हम आपको दूसरी तरफ दिखा दें कि ये लगभग 732 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं कानपुर शहर को आज योगी ने दी है, उनके जो शिलापट है उनका शिलान्यास किया गया है, लोकार्पण किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आधा दर्जन से अधिक मुकदमों में वांछित चल रहे बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। जिले की खुदागंज पुलिस ने खुदागंज रोड पर राजीव के आढ़त के पास बदमाश को पहचानते हुए उसे चारों ओर से घेर लिया। बदमाश अखिलेश उर्फ छोटे लाल अवैध हथियारों से लैस था और उसने फायर कर दिया, जिसमें पुलिस की टीम बाल बाल बची। पुलिस ने भी अवैध असलहे के साथ ग्राम कंधरपुर नवादिया निवासी छोटे लल्ला और अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि अखिलेश के ऊपर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 7 मुकदमे दर्ज थे और उसकी तलाश लंबे समय से थी। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी का बयान सामने आया है। बांग्लादेश के हालात के सवाल पर बोलते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि जो बांग्लादेश श्रीलंका में हुआ वो किसी देश में ना हो, लेकिन इससे पूरी दुनिया में संदेश गया है कि जनता सबसे बड़ी है। इस दौरान सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर बोलते हुए अफजाल ने कहा कि बांटने का काम बीजेपी के लोग करते हैं और उनके भाषणों से उन्मादित होकर काटने का काम भी उन्हीं के लोग करते हैं। अफजाल ने कहा कि उनके कहे का क्या अर्थ है नहीं मालूम, लेकिन जनता डरी हुई है। सीएम के सपा कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा घुसी है के बयान पर अफजाल ने कहा कि कोई कह दे कि इनमें नाथूराम गोडसे की आत्मा घुसी है तो कैसा लगेगा।
सृष्टि के रचयिता से प्रार्थना निवेदन करूंगा कि जो कुछ श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ वो दुनिया के और किसी देश में न हो। किसी भी लोकतांत्रिक देश की में चुनी हुई सरकार के लिए जनता का इस तरह से इस दौर में बागी होकर खड़े हो जाना, क्रांति का साक्षात रूप सड़कों पर उतर जाए, मालिक न करे किसी देश में ऐसा हो। लेकिन दुनिया में ये एक पैगाम तो गया कि सबसे बड़ी ताकत जनता है, चाहे वो बांग्लादेश में और चाहे वो श्रीलंका में और चाहे इससे पहले और जितने देशों में हुए। मिडिल ईस्ट में लीबिया था, वहां भी इसी तरह की व्यवस्था थी, लीबिया में हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अर्जुन पासी के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर पत्र लिखा है। इस पत्र को लेकर अमेठी सांसद केएल शर्मा, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा ने सीएम से मुलाकात की। प्रदेश प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने बताया कि नेताओं ने सीएम ऑफिस पहुंचकर ये पत्र अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार को सौंपा है। मालूम हो कि रायबरेली के सलोन इलाके में 11 अगस्त को अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले के मुख्य आरोपी विशाल सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने पश्चिम बंगाल को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान का समर्थन किया और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपराधियों के साथ खड़ा होता है। बंगाल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर जेपीएस राठौर ने कहा कि राष्ट्रपति ने जो कुछ भी कहा है एक महिला का वो दर्द है। वैसे तो राष्ट्रपति हैं ही, जिस प्रकार से यातना देकर डॉक्टर की हत्या की गई, इससे जघन्य अपराध कोई और हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति जो व्यवस्था में बैठा हुआ है उसकी वह आलोचना ही करेगा। ममता की सरकार लगातार अपराधियों के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। देखिए 10 की 10 सीटें जीतने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और अयोध्या में भी चुनाव होने वाला है। मिल्कीपुर की सीट भी हम लोग पूरी दावेदारी के साथ, पूरी दमदारी के साथ उसको लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से उस सीट को भी जीतेंगे और बाकी जो सीट हैं उसको भी जीतने का प्रयास करेंगे। कुदरती की जिम्मेदारी मेरे पास भी है, सबसे कठिन सीट है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि वो भी सीट हम जीतेंगे। देखिए ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई अपराधी तय कर ले कि मुझे कुछ करना है तो वो हो सकती कहीं घटनाएं, हम 500 घटनाओं में रोक सकते हैं तो हो सकता है कि 50 फिर भी हो जाएं। लेकिन आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के समय में ये अपराध का ग्राफ क्या था, आज क्या हो गया। अगली खबर अम्बेडकर नगर से, जहां थाना वीटी के ग्राम महापारा में हुई युवती की रहस्यमयी मौत के मामले में पीड़ित परिवार ने डीएम व एसपी के कार्यालय में पहुंचकर रिपोस्टमार्टम की गुहार लगाई। सामाजिक कार्यकर्ता व हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सूर्यमणि यादव के साथ मृतका नंदिनी के पिता परिवार के साथ पहुंचकर शपथ पत्र सहित प्रार्थना पत्र देते हुए उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए शव को कब्र से खोदकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की गुहार लगाई है। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर अयोध्या से। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की आमद लगातार बढ़ी है, जिसको लेकर योगी सरकार अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण करवा रही है। लेकिन परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। 2024 की 14 कोसीय परिक्रमा के पहले चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण होना जिला प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। अयोध्या धाम व अयोध्या कैंट शहर में हजारों घर दुकान चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके इर्द गिर्द दरअसल इस बार 10 नवंबर 2024 को 14 कोसी परिक्रमा होनी है। हालांकि डीएम चंद्र विजय सिंह ने दावा किया है कि परिक्रमा शुरू होने के पहले ही चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य को लेकर डीएम चंद्र विजय सिंह ने कहा कि अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग व चौड़ीकरण एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य को पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया जा रहा है। मेरे द्वारा इस मार्ग का निरीक्षण भी किया जा चुका है। कार्य की प्रगति धीमी है। कार्य की प्रगति बढ़ाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कहा गया है। 14 कोसी परिक्रमा एक इम्पोर्टेंट काम है जो यहाँ पे चल रहा है। सीधी
क्रांति CDP PWD का जो है फंड वो इसको कर रहा है। पिछले दिनों मेरे द्वारा इसका निरीक्षण भी किया गया था। कार्य की प्रगति थोड़ा धीमी है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए ठेकेदार को कहा गया है और कार्य को पूरी गुणवत्ता से करते हुए निर्धारित समय में ये काम पूरा हो जाए, क्योंकि 14 कोसी प्रतिमा पंचकोसी शुरू होने से पहले ही हम लोगों को ये काम करवाना है। और इसके लिए बहुत सारे जो जगह हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो टूटने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो ये चीज़ें पूरी तरह से बता दी गई है कि इस काम को जितना स्पीड से करा सकते हैं गुणवत्ता के साथ इसको PWD करा ले। और बीच बीच में कुछ बाधाएं थी, उसके लिए SDM जो है यहाँ पे उनको भी बताया गया है कि सभी लोगों के साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में बैठक करके उन इश्यू को रिजॉल्व कराएं। अगली खबर मथुरा से, जहां अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंगस्टर के विरुद्ध पुलिस ने धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन से तैयार की गई अवैध संपत्ति को कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 18,58,000 है 400 रुपए बताई गई है। बता दें कि थाना छाता इलाके के गांव भातू मोहल्ला आरडी के थाना गोवर्धन के रहने वाले कमलेश पुत्र जंग सिंह की संपत्ति की पुलिस प्रशासन ने कुर्की की है। साथ ही अपराधी माफियाओं एवं गिरोहबंद अपराधियों द्वारा आपराधिक कृत्य कर अवैध रूप से धन अर्जित करता था, जिसके चलते आज पुलिस ने साथी आरोपी कमलेश की अवैध संपत्ति, एक पक्का मकान, एक कार, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल को कुर्क किया है। सीओ आशीष शर्मा ने बताया कि अवैध रूप से धन अर्जित करने वाले अपराधी कमलेश की संपत्ति कुर्क की गई है। मुकदमा अपराध संख्या 1/23 धारा 2/3 के तहत अभियुक्त कमलेश की जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में 3 संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। पहली संपत्ति एक मकान है जो थाना हाईवे तुलसी नगर मोहल्ले में स्थित है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 16,48,000 रुपये है, उसको कुर्क किया जा रहा है। और उसकी एक गाड़ी जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,93,000 रुपये है, उसको भी आज कुर्क किया जा रहा है। और एक स्कूटी जिसकी कीमत करीब 16,000 रुपये है, उसको भी जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में कुर्क किया जा रहा है। और इन संपत्तियों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली अहम खबर बहराइच से, जहां रामदल ट्रस्ट के तत्वाधान में बंगाल राज्य सरकार बर्खास्त कर राष्ट्र हित में राष्ट्रपति शासन एवं रोहिंग्या बांग्लादेशी आतंकियों को बलपूर्वक भारत की सीमा से बाहर निकालने की मांग करते हुए 27 दिवसीय मौन अनशन के बाद पूर्ण घोषणा के अनुसार रामदल का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है। जानकारी देते हुए रामदल उपाध्यक्ष पंडित अभिषेक चौबे ने बताया कि सनातन समाज और मानवता के लिए नरक बन चुके बंगाल राज्य के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पाप का घड़ा भर गया है, जो किसी भी समय फूट सकता है। अपने ही राज्य के हिंसक घटनाओं को लेकर धरना प्रदर्शन करना यह सिद्ध करता है कि बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री ने रोहिंग्या बांग्लादेशी आतंकियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। कभी भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक द्वारा बकरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। पीड़ित बकरी मालिक बकरी को कोतवाली लेकर पहुंचा और पुलिस को मामले से अवगत कराया। इस पर पुलिस ने बकरी का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़ित बकरी मालिक की शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 352, 351 2 पर 2 व पशु क्रूरता की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। रामपुर की शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। आरोप के मुताबिक नगर निवासी एक युवक ने बकरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तभी बकरी मालिक की मां ने घटना को अंजाम देते हुए देख लिया। इस कृत्य के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई। इसके पश्चात बकरी का मालिक अपनी बकरी को लेकर कोतवाली पहुंच गया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां दबंगों ने नामचीन अखबार के पत्रकार के साथ अभद्रता की है। आपको बता दें, बुलंदशहर शिकारपुर कोतवाली के कस्बा शिकारपुर में दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने नामचीन अखबार के पत्रकार के साथ अभद्रता तथा जान से मारने की धमकी दी है। 2 दिन बीतने के बाद भी शिकारपुर कोतवाली पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं शिकारपुर कोतवाली प्रभारी कार्रवाई करने के नाम पर पत्रकार को गुमराह कर रहे हैं। पत्रकार के साथ अभद्रता तथा जान से मारने की धमकी देने वाले दबंगों से पुलिस की सांठगांठ बताई जा रही है। दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से पत्रकार दहशत में है।
अगली खबर बाराबंकी से, जहां बेखौफ चोरों द्वारा फायरिंग में ग्रामीण को गोली लगी है। सुस्त पेट्रोलिंग के चलते चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया है। चोरी करते समय चोरों की आहट से एक घर का मालिक जाग गया। गृहस्वामी ने चोरों की आहट से आसपास पड़ोस में शोर मचाया। शोर मचाने से भागते हुए चोरों को ग्रामीण ने घेर लिया। ग्रामीणों के बीच फंसता देख चोरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चोरों द्वारा किए गए अंधाधुंध फायरिंग से एक ग्रामीण घायल हो गया। अचानक चली गोली से युवक का बायां हाथ गोली का शिकार हो गया। खून से लथपथ घायल को आनन फानन में लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत होने पर डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर रेफर किया है। चोरों ने 3 घरों से लाखों के जेवरात सहित हजारों की नकदी पर हाथ साफ करते हुए फरार हो गए। अगली खबर बलिया से है, जहां बलिया जिला अस्पताल में जिलाधिकारी के निर्देश पर सीडीओ ओजस्वी राज ने जिला अस्पताल में छापा मारा है। सीडीओ ने जिला अस्पताल के ओपीडी कक्ष वार्डों का निरीक्षण किया। सीडीओ ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों के आवासों क्लिनिक पर पहुंचकर रजिस्टर भी चेक किए हैं। सीडीओ ने क्लिनिक का ताला खुलवाया तो अंदर मरीज दिखे हैं। जिला अस्पताल के सभी पर्ची काउंटर से दलाल फरार हो गए। डॉक्टर के क्लिनिक से एक दलाल को पुलिस ने पकड़ा है। अवैध संचालित 3 प्राइवेट जांच लैब को भी सीज किया गया। प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर की क्लिनिक को भी सीज किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक शिकायत मिली कि सरकारी डॉक्टर जिला चिकित्सालय में ना बैठ करके जो जिला चिकित्सालय में बैठने का टाइम है उस अवधि में बैठकर अपने अपने आवास पर या अपने अपने क्लिनिक पर उनके द्वारा जो है प्रैक्टिस की जा रही है। इस शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय ने सीडीओ सर से जाँच कराई। जांच में पाया गया कि लोग अपना अपना क्लिनिक अपना अपना अल्ट्रासाउंड खोल करके कार्य करते हुए पाए गए। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर और सीडीओ साहब के निर्देश पर उन लोगों की जो अल्ट्रासाउंड चल रही है उसको सील किया गया है और उनको ये दिखाना होगा कि उनका वॉइस अल्ट्रासाउंड है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें चिकित्सालय अवधि में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार है या नहीं। ये सब चीज़ें जब दिखाएंगे तब उनके खिलाफ जो है जो भी कार्रवाई बनती है। सर कितनों भुवनेश्वरी अल्ट्रासाउंड है, उसके बगल में एक्सरे भुवनेश्वरी है, महावीर अल्ट्रासाउंड है और गौरव क्लिनिक है। 4 बलिया जिला अस्पताल में देखा जाए कि जिला अधिकारी के निर्देश से आज जिला अस्पताल में और प्राइवेट जो प्रैक्टिस डॉक्टर कर रहे हैं वहाँ पे सीडीओ ओजस्वी राज ने छापेमारी की, जहाँ देखा गया कि कई ऐसे जो सरकारी डॉक्टर हैं वहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पे मरीजों की तांता लगी हुई थी। लगातार देखा जाए कि ओजस्वी राज जो सीडीओ हैं वहाँ पहुँचकर जो यहाँ के सरकारी डॉक्टर हैं उनके आवास पे पहुँचकर उनका फाइल और रजिस्टर चेक किए और जो भी यहाँ के कुछ जिला अस्पताल के दलाल थे कुछ सबिंग में पकड़े गए हैं। जिला अस्पताल में देखा जाए कि लगातार ये शिकायत आ रही थी कि जो डॉक्टर हैं बाहर से दवा लिखते हैं और बाहर से जांच लिखते हैं और उनके सेटिंग द्वारा वहां से जांच कराई जाती थी। उसी के जिला अधिकारी के निर्देश पे जो सीडीओ हैं अचानक छापेमारी कर कई सीटी स्कैन कई एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउंड और कई जांच जो प्राइवेट चल रहे थे उनको सीज किए और जो यहाँ के जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं डॉक्टर गौरव राय उनकी जो प्राइवेट जहाँ प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे उनको मतलब वहाँ उनकी जो क्लिनिक थी उसको सीज कर दिया गया है। बलिया से कृष्णकांत, के न्यूज इंडिया के साथ। अगली खबर लखनऊ से, जहां पाकिस्तान में 23 शियों का कत्ल करने पर मौलाना सैफ अब्बास ने बयान जारी किया। सैफ अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों द्वारा शिया समुदाय के लोगों का कत्ल सरेआम किया जा रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है। मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने पाकिस्तान सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया। मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने पाकिस्तान सरकार को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया और सरकार की ओर से कार्रवाई की कमी का आरोप लगाया। साथ ही चिंता दर्शाई है कि सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के मुद्दे सरकार की स्थिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात यह है कि 2-3 दिन से ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान में जो वहाँ की दहशतगर्द तंजीमें हैं वो शियों के साथ काफ़ी जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं और जिसके लिए मैंने तहकीक की तो हमें पता चला चूँकि इराक़ में अरबईन था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का छेलुम था, तो पाकिस्तान से बाय रोड जो हैं लोग ईरान होते हुए इराक़ जाते हैं। तो जो कोयटा से होकर तफ्तान एक बॉर्डर है और एक रमदान बॉर्डर है, ये दोनों बॉर्डर से जो लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत लंबा एक हिस्सा है जो बिल्कुल वीराना है और सन्नाटे का है। तो वहां पर
मुसलसल शियों को कत्ल किया जा रहा है, दाइश के जरिए से, लश्कर जंगवी के जरिए से, और कुछ वहां जो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर हैं जिसमें बल्लौश तंजीमें हैं, वो पंजाबियों को खासकर मार रही हैं, वो बखिया को नहीं मार रही हैं। तो ये सब मिलकर माइनॉरिटी जो पाकिस्तान की शिया है उसको मार रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश ने पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ों में एक ओर जहां लैंडस्लाइडिंग भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर नदियों का जलस्तर बढ़ने से घरों में पानी और आसपास के कई इलाकों में खतरा पैदा हो गया। भारी बारिश ने टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल आदि जनपदों में काफी नुकसान किया। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश ने राज्य को काफी नुकसान पहुंचाया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, बागेश्वर समेत अन्य जनपदों में बारिश से जबरदस्त नुकसान हुआ है। आम जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रखा है। वहीं प्रदेश भर में इस बारिश के चलते 70 से अधिक सड़कें बाधित है, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच देहरादून के कई इलाकों में बारिश ने हाहाकार मचाया है। रात भर लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। वहीं नदी नाले उफान पर आने और जल भराव की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। वहीं विपक्ष ने लगे हाथ स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मार्ग बाधित हुए हैं। मैं अभी खुद ही वहां पर था केदारनाथ में। मार्ग खोले जा रहे हैं, जेसीबी हमारी तैनात हैं। जहां भी कोई लैंडस्लाइड होता है तो जेसीबी उसको क्लियर कर देती है और लगभग अब 15 तारीख से हमारी दूसरी यात्रा शुरू हो जाएगी। स्मार्ट सिटी को लेकर के सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, आप शहर के लोगों से पूछिए ना कि वो कितना परेशान है। जो है जगह जगह ड्रेनेज का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, आज तक ड्रेनेज का सिस्टम नहीं बना पाए हैं, नालियों का निर्माण नहीं हुआ है और स्मार्ट सिटी के नाम पर 1650 करोड़ रुपए किस नाली में बहा दिए गए उसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं। और विपक्ष तो लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके इसके भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की, लेकिन सरकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार का सच जनता के सामने ला पाती। अब कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बन करके तैयार हो गई है, लेकिन दूरबीन से खोजे हुए भी इस शहर में कुछ स्मार्ट नजर आए तो, लेकिन अब लगता है कि मुझे लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि कहां पर ये ऐसा लगा है, कहां पर सिटी स्मार्ट बनी है, क्योंकि जो अव्यवस्थाएं शहर में है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जाम का झाम इतना बड़ा है कि जनता को उससे मुक्ति नहीं मिल रही। हरिद्वार बाईपास पे आप चले जाइए, कूड़े का वो अंबार है कि बाहर से आने वाले सैलानी भी कहते हैं कि कैसी स्मार्ट सिटी है। देखिए, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जब से मुख्य हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा था कि पूरे भारतवर्ष में 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, और उसमें संयोगवश और बहुत अच्छा ये लगा कि उत्तराखंड का जो राजधानी था देहरादून, उसको स्मार्ट सिटी में चुना गया। जिस समय ये 2015-17 की, मुझे लग रहा है 17 में उन्होंने 2015-17 में जब घोषणा करी थी, तब सबको लगा था कि स्मार्ट सिटी में जब देहरादून आएगा तो 100 जो शहर होंगे उन स्मार्ट सिटियों में उसमें देहरादून का नाम सबसे अजीब लगा। लेकिन जब से ये योजना चली है, ये हमेशा जब से उत्तराखंड में तो खास तौर पे देहरादून में ये विवादों में रही है। कभी इसके काम पूरे नहीं हुए हैं, कभी इसके बजट को लेकर, कभी इसके ठेके जो इसके ठेके आवंटित किए गए उसको लेकर, और कभी इनके जो कार्य किए गए, जो कार्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए गए, परियोजना के अंतर्गत किए गए, उसमें उन पे भी प्रश्न चिन्ह उठाए, उनके कार्य की गुणवत्ता पे भी प्रश्न चिन्ह उठाए। तो ये लगातार विवादों में रही है, और अब समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि अब जो बजट आया है उसमें स्मार्ट सिटी के नाम पे अब उत्तराखंड को इसमें और कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं दिया गया है। वहीं राज्य में एक ओर जहां स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने और इस बीच उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है। बड़ा रेल हादसा टला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर रायबरेली से आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से यह खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा ट्रेन हादसा टला है। यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन का ब्रेक जाम हुआ। इस दौरान ड्राइवर की सूझबूझ से यह बड़ा ट्रेन हादसा टला है। तो ब्रेक जाम होने से यात्रियों में हड़कंप मचा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक जाम होने से यात्रियों में हड़कंप मचा है। ड्राइवर की सूझबूझ से
बड़ा रेल हादसा टला है। आपको बता दें, ट्रेन की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर रायबरेली से आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर ड्राइवर ने सूझबूझ से ट्रेन को रोका है। बछरावर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा ट्रेन हादसा टला है। केशवानंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद, यशवंतपुर एक्सप्रेस जो हादसे का शिकार होते होते बची है, ड्राइवर की सूझबूझ से ये बड़ा ट्रेन हादसा टला है। क्या है पूरा मामला, कैसे ये दुर्घटना घटित हुई है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के बछरावर रेलवे स्टेशन का है, जहां पर ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। आपको बता दें, लखनऊ से चल के यशवंतपुर जाने वाली यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन का जो है ब्रेक जाम हो गया, जिसके बाद हड़कंप का माहौल देखने को मिला। वही यात्रियों में जो है अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। फिलहाल ड्राइवर की जो सूझबूझ थी उसने मौके पर बछरावर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी कर दी है, जिसके बाद जो यात्री है उन्होंने राहत की सांस ली। वही मौके पर जो रेलवे के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। पूरा रेलवे में जो भी आखिर किस कारण से ब्रेक जाम हो, उस पूरे तथ्य को जानने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि अचानक ब्रेक जो है जाम हो गया, जिसके बाद जो ड्राइवर था उसकी सूझबूझ काफी देखने को मिली, जिससे बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। जी केशवानंद, निश्चित रूप से ड्राइवर की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा तो टला है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई ऐसी कोई खबर, किसी के घायल होने की खबर, कोई नुकसान की खबर अभी तक? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार ये बड़ा हादसा टला है, वहीं पर मौके पर स्थानीय जो आला अधिकारी हैं रेलवे के वो भी पहुंचे हुए, जीआरपी रायबरेली भी पहुंची है, आरपीएफ भी पहुंची हुई है। फिलहाल उन्होंने एक एक बोगी में जाकर के सभी यात्रियों से मुलाकात की है। किसी भी प्रकार की कोई हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई। जी केशवानंद, ट्रेन की मरम्मत का कार्य अभी जारी है क्या? बिल्कुल, देखिए रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, मरम्मत का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ से चल करके यशवंतपुर जाती है ट्रेन। लखनऊ से कुछ ही समय पहले ट्रेन चली हुई थी, जिसके बाद इसका ब्रेक जाम हो गया, जिसे बछरावर रेलवे स्टेशन पर खड़ी किया गया। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। फिलहाल आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। ट्रेन में जो भी मरम्मतीकरण का कार्य है वो किया जा रहा है। जी केशवानंद, ये माइनर फॉल्ट है या अभी इसमें समय लग सकता है? किसी तरह की कोई अपडेट मिली है अभी तक? देखिए, जो रेलवे के आला अधिकारी, उन्होंने अभी पूरे मामले को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं जारी किया, ना ही अभी पता चल पा रहा है कि आखिर ये दिक्कत कैसे पैदा हुई। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो है ब्रेक जाम हो गया था, जिसके कारण कोई भी घटना घट सकती थी, लेकिन ड्राइवर की जो सूझबूझ थी वो देखने को मिली, जिससे ट्रेन हादसा टला है। तो कहीं ना कहीं मौके पर जो अधिकारी रेलवे के हैं वो पहुंचे हुए हैं और पूरे मरम्मतीकरण का कार्य कर रहे हैं। जी निश्चित रूप से केशवानंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो ड्राइवर की सूझबूझ से ये बड़ा ट्रेन हादसा टला है। ब्रेक जाम होने से यात्रियों में हड़कंप मची है। यशवंतपुर एक्सप्रेस में ये ब्रेक फेल होने से ये बड़ा हादसा होने से टला है। अब रुक करेंगे अगले अहम खबर का। पौड़ी जिले में राष्ट्रीय खेल दिवस तथा मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन व खेल विभाग की ओर से बालक व बालिका अंडर 18 की क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन कंडोलिया थीम पार्क के सामने से किया गया। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी रविंद्र सिंह ने क्रॉस कंट्री दौड़ की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। आपको बता दें, क्रॉस कंट्री दौड़ को लेकर युवाओं में इस दौरान खासा उत्साह देखने को मिला। रविंद्र कुमार सिंह, जिला युवा कल्याण अधिकारी पौड़ी, ने जानकारी देते हुए बताया कि बालक वर्ग 18, अंडर 18 तथा बालिका वर्ग अंडर 18 की क्रॉस कंट्री दौड़ कंडोलिया पार्क से सर्किट हाउस तक आयोजित हुई, वहां से वापस कंडोलिया पार्क तक किया गया। यहाँ से कंडोलिया से यहाँ एजुकेशन ऑफिस तक दौड़े अंडर 14 के ग्रुप में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये गाड़ियाँ जैसे चलती है, जब हम दौड़ रहे थे तब ये गाड़ियों पर जैसे चल रही थी तो हमको बहुत थकावट होती थी आगे से, तब इसलिए पुलिस वालों को थोड़ा वो करना चाहिए था, ताकि ट्रैफिक रोक देना चाहिए था थोड़ी देर तक, ज़्यादा हम भाग रहे थे। मैं फर्स्ट आया अंडर 14 में, और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे जा सकूँ। मैं रोज़ ये सोचता हूँ कि अगर हम कुछ करेंगे तभी हमको मेहनत करके ही हासिल होगा। हमको नेगी है और मैं क्रॉस कंट्री की दौड़ में फर्स्ट आई। 4 किलोमीटर की दौड़ थी और पे बहुत दिक्कतें हुई, गाड़ियाँ थी, प्रशासनिक को ध्यान देना चाहिए था। 8 किलोमीटर रनिंग की कंडोलिया से पेट्रोल पंप में फर्स्ट प्राइज है मेरा।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट जैसे व्यवस्था इन्हें अच्छी मतलब पुलिस वाले मतलब थे और अच्छा करना चाहिए इन्हें, मतलब ट्रैफिक रोक देना चाहिए था, पर फिलहाल मतलब फिर भी अच्छा था। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है और बच्चों का भी उल्लास बड़े जोर शोर से है और युवा कल्याण विभाग की भी ओर से प्रत्येक विकासखंड स्तर पर आज प्रतियोगिता संपन्न की जा रही है और खेल विभाग की ओर से यहाँ पर क्रॉस कंट्री किया गया और इसके अलावा खेल विभाग की ओर से कोटधार स्टेडियम में भी खेल प्रतियोगिताएं संपन्न की जा रही है। हाँ, ये क्योंकि क्रॉस कंट्री थोड़ी लंबी प्रतियोगिता होती है, थोड़ी दूरी की प्रतियोगिता होती है और इसमें थोड़ा आवागमन थोड़ा ज़्यादा है, तो भविष्य में इस ओर जरूर प्रयास रखेंगे कि इसको बिल्कुल बढ़िया ढंग से कराएं